इस वीडियो में बोली गई बातें केवल और केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं। मैं किसी के भी दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो आओ कभी हवेली पे। यो हेलो माय डेस्क्योस स्प्रेडर्स, तो स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में। और अभी इस सीरीज में हुआ क्या करेगा वो मैं तुम लोगों के लिए बता देता हूँ। इधर मैं गेम डेवलपर्स की उन चूतिया हरकतों को पॉइंट आउट किया करूँगा जो उन्होंने गेम डेवलपमेंट के टाइम पे की हुई होती हैं, या गेम डेवलपर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा चूतिया काटते हैं ना, फालतू के साइड मिशंस डाल करके और नॉनसेंस चीज़ें हमसे करवा करके। इट्स रिवेंज टाइम बेबी। सो अभी हम बात करने वाले प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है और मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइजीज में से एक है। तो मैं प्रिंस ऑफ पर्सिया को पसंद करता हूँ, लेकिन भाई साहब जब मज़े लेने की बात आती है ना तो हम किसी को ना छोड़ते। सो आज सबसे पहले हम नंबर लगाते हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया का। सो बिना अपने भाई की बुंड फाड़े चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यार देखो, गेम की शुरुआत में ना हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जो है मलिक के पास आया है उससे लीडरशिप की स्किल्स सीखने के लिए कि किस तरह से किसी आर्मी को लीड करते हैं। लेकिन जब आप मलिक की चूतिया हरकतें देखोगे ना तो भाई साहब कसम से बोलोगे इसे किसने लीडर बनाया। अब जैसे कि इस सीन की बात कर लो आप, यहाँ पर मलिक को मालूम है कि उसकी जान खतरे में है, उसके सोल्जर्स की भी जान खतरे में है, लेकिन वो एक ऐसे दरवाजे पर आ जाता है जिसे खोलने का जो तरीका है ना वो 3-4 मंजिल ऊपर छत पे और उधर जाने का तरीका भी नहीं है। मतलब लिटरली सोच रहे हो, वो इस किले में रहता है, उसे अच्छे से पता है कि कौन सा दरवाजा कहाँ से खुलेगा, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे दरवाजे पर जाकर के ऐसी तैसी कराता है जिसको खोलने का तरीका 2-3 मंजिल ऊपर है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उधर प्रिंस था और प्रिंस उस दरवाजे को खोल देता है। अब यहाँ पर आप देखना प्रिंस की चूतियापंती। मलिक पर हमला होता है, मलिक बोलता है प्रिंस नीचे आओ, हम दोनों यहाँ से साथ में निकलते हैं। लेकिन प्रिंस क्या बोलता है, नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है। वाह प्रिंस, दिल छू लिया तूने। मतलब तू इस तूफान को सरवाइव कर सकता है जहाँ पर चट्टानें हवा में उड़ रही हैं, लेकिन तू यहाँ से कूद करके नीचे नहीं जा सकता। मतलब इसका काम ये है कि दीवारों पर चिपकना, कूदना फांदना, इसके लिए मतलब ये मान लो जैसे सुबह के नाश्ते में खाता हो, लेकिन ये ना इधर से नहीं कूद पाएगा। और आप देखो गेम के सीन में ना क्लियरली देख सकते हो कि लटकने के लिए कूदने के लिए काफ़ी जगह है। एटलीस्ट प्रिंस के लिए तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ना गेम डेवलपर्स ऐसे थोड़ी ना दिखा देंगे। थोड़ा सा मसाला तो चाहिए, थोड़ा सा फुटेज तो खाना है, गेम को लंबा बनाना है। और भाई साहब अभी जिस प्रिंस ने उधर से उतरने के लिए मना किया था ना, अभी उसी प्रिंस की हरकत देखो। तो मतलब गेम डेवलपर्स ना जाने क्या क्या फूंक के गेम बनाते हैं। मतलब अफीम का नशा समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है डिटर्जेंट और साबुन के नशे करते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये क्या नशे करते हैं। इधर देखो, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे इस सीन में तो इधर से उतरने के लिए लिटरली कोई जगह नहीं है। मतलब लटकने कूदने फांदने के लिए सच में कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस को नीचे कूदता हुआ दिखा देते हैं, जबकि जगह भी बहुत ऊंची है, इसकी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी इतने ऊंचे से कूदने से। लेकिन ना, डेवलपर्स हैं भाई, हम जो चाहेंगे वो दिखाएंगे, और हम चूतिए हैं जो इनके गेम्स को खेल करके मजे लेंगे। अब इसने एक मिस्टिकल आर्मी को आज़ाद करने वाला काम किया है, और अगर उधर से ऐसे चमकते हुए रेत गिरे ना, सो तुम में से कितने लोग होंगे जो उसे हाथ लगाना चाहोगे। मतलब उस चीज़ के बारे में तुम नहीं जानते, हो सकता है वो रेत जैसा दिखने वाला कोई तेज़ाब, मतलब मिस्टिकल है, उसका कोई भरोसा नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर क्या असर करे। तो भाई साहब तुम लोगों का तो मैं नहीं पता, लेकिन अगर मेरा हाथ कोई ज़बरदस्ती भी उस रेत में डालेगा ना, मैं अपना हाथ अपनी बुंड में देना पसंद करूँगा, लेकिन उस रेत में नहीं। और इस जगह फिजिक्स की भैंस का झोंपड़ा। मतलब रेत को आपने पानी की तरह बहते हुए कैसे देखा है। इस सीन में ज़रा देखो, रेत जो है पानी की तरह बह रही है। मतलब रेत अगर गिर भी रही है तो पहले उस जगह उसका टीला बनना चाहिए ना, लेकिन ना वो पानी की तरह बहती जा रही है। भाई साहब कौन सी रेत है ये? मतलब मेरे को समझाओ कोई कि इस गेम में फिजिक्स किस तरह से काम करती है। और अभी इस चमन चूतिया ने वही गलती की है जो मलिक को करने से प्रिंस ने रोका था, उस रेत को हाथ लगाना। मतलब लिटरली मैं इसके करीब जाना पसंद नहीं करता, और इसने उसे हाथ लगाया है। तो जादू की झप्पी तो मिलनी थी, दे दी इस मॉन्स्टर ने।
और अब इस सीन को देख करके मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल आता है। अब तुम खुद को प्रिंस की जगह या मलिक की जगह रख करके सोचो। अगर तुम्हारे सामने ज़मीन में से कंकाल निकल रहे हैं, सारी जगह टूट करके गिरने लगी है, तो तुम उधर से भागना पसंद करोगे या वहाँ के नज़ारे लेना? क्लियरली वहाँ पर स्वर्ग की अप्सराएं नहीं नाच रही हैं, सारे नर्क के राक्षस तांडव करने आ रहे हैं वहाँ, लेकिन ना इन्हें नज़ारे लेने हैं। मतलब क्या ही करना है यार तुम दोनों को। और प्रिंस वहां से भागना शुरू भी कब करता है पता है? जब उसके खुद के ऊपर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी आम आदमी का पिछवाड़ा फाड़ के गुलदस्ता करने के लिए उसमें से एक कंकाल का दिखना काफी था, और वो उसे देख करके कम से कम पृथ्वी के 4 चक्कर देने के बाद रुकना था। लेकिन ना प्रिंस उधर खड़ा है, सारे नज़ारे ले रहा है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड सामने नाच रही हो, लेकिन उसकी फटती तब है जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं। तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा खतरनाक है, भूतिया दिखने वाले कंकालों की आर्मी या पत्थर? मेरे लिए थोड़ा सा क्लियर शब्दों में बता दो। अब गेम में थोड़ा सा ही आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जो है राजिया के पास आया है। अभी प्रिंस को नहीं पता है कि राजिया कौन है, क्या है, लेकिन जब प्रिंस आकर के इधर एक पानी के इस टब जैसी चीज में देखता है तो उसमें से पानी ऊपर उठने लगता है और एक ह्यूमन की शेप लेने लगता है। अब मुझे क्लियरली तुम लोग एक बात बताओ, प्रिंस की जगह खुद को रखो और सोचो, तुम अभी अभी एक भूतिया आर्मी को देख करके आए हो जो क्लियरली तुम्हारी भूंड फाड़ के गुलदस्ता करने को तैयार खड़ी है, और तभी तुम्हारे सामने पानी इस तरह से ऊपर उठ करके एक ह्यूमन की शेप लेने लगे, तो तुम क्या करोगे? तुम लोग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उतनी रफ्तार से भागूंगा जैसे कि यमराज साक्षात आकर के मेरी भूंड फाड़ने की तैयारी में हो। लेकिन वो बात बेशक अलग है कि इसे देखने के बाद उससे दुगनी तिगनी रफ्तार में मैं वापस आकर के वहीं खड़ा हो जाता। इधर राजिया प्रिंस को बताती है कि हमने काफी सालों पहले इस आर्मी को ट्रैप करने में सोलोमन की आर्मी की मदद की थी, लेकिन प्रिंस इस पर बोलता है कि ये बात तो हजारों साल पहले की है कि तूने मदद कैसे कर दी। लेकिन इस बात पर देखो राजिया क्या बोलती है कि हम इंसानों की तरह चीजों को भूलते नहीं हैं। तो मोहतरमा मेरे लिए एक बात बताओ, तुम हजारों सालों से जिंदा हो इसलिए तुम्हें चीजें याद हैं। इंसान हर 70-80 साल में मरता है, उसकी अगली पीढ़ी आती है, वो अपनी ऐसी तैसी कराती है, घिसाती है, फिर बूढ़े होकर मरती है, अगली पीढ़ी को जन्म देती है, फिर वो अपनी मरवाती है, वो घिसाती है, वो मरती है। तो इतने सालों में इतने सारे इंसान खत्म हो गए तो चीजें भूल ही जाएंगे ना। तेरी तरह तो नहीं है, बट डायनासोर के जमाने से जिंदा है आर्या, और बूढ़ी भी नहीं हुई, अभी भी उतनी सेक्सी है। और इधर प्रिंस को राजिया बताती है कि ये जो आर्मी है ये कभी भी सोलोमन के राज्य को बचाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये उसे तबाह करने के लिए बनाई गई थी। शाबाश, ये नज़ारे देखने के बाद तो हमें पता ही नहीं था कि ये असलियत में इस राज्य की पिछवाड़े का गुलदस्ता बनाने के लिए बनाई गई थी। शाबाश। राजिया प्रिंस से अभी पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास वो जो सील थी जिससे तुमने उस आर्मी को आज़ाद किया है उसका आधा टुकड़ा है? अब इधर मैं राजिया से पूछना चाहूँगा, तेरे को उसके छत्ती पे दिख ना रहा? मतलब अपनी छाती पे वो कपड़े डाल के घूम रहा है? अबे उसके सीने पे साफ साफ दिख रहा है यार, लेकिन पूछने की क्या जरूरत है, चूतिया है ना ये लड़की अभी। अब फाइनली यहाँ पर राजिया कुछ समझदारी वाली बात करती है और प्रिंस को बताती है कि अगर तुम सील के दोनों टुकड़ों को मिला दो तो ये आर्मी फिर से ट्रैप हो जाएगी। लेकिन मेरी फिर से एक सवाल वाली जो है ना, जो खुजली होती है वो फिर से उठ रही है। राजिया एक जिन है, वो लिटरली कुछ भी कर सकती है जिन की पावर्स के साथ, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती कि प्रिंस से वो सील ले ले, जा करके मलिक से वो सील ले ले, उसे रीयूनाइट कर दे, भसड़ खत्म भाई साहब, कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन ना, लड़कियों के दिमाग का जैसे ऊपर का माला खाली होता है ना, मतलब अब फर्क नहीं पड़ता वो जिन है या नॉर्मल लड़की है, ऊपर का माला खाली ही रहना है। सो समझदारी वाली बात कैसे कर दे, समझदारी वाला काम कैसे कर दे? तो वो बोलती है प्रिंस को कि तुम जाओ अपने भाई से वो सील लो, उसे मर्ज करो और आर्मी को ट्रैप करो। कसम से यार, लड़कियों की या लड़कों से अपने काम करवाने वाली आदत ना जाएगी नहीं, थोड़ी सी खूबसूरती का फायदा उठाती हैं ये। लेकिन ये सारी बकचोदी झेलने के बाद भी ना मेरे को थोड़ा सा इस गेम से प्यार था, क्योंकि मुझे प्रिंस ऑफ पर्सिया सच में पसंद था। लेकिन ये बकचोदी देखने के बाद भाई साहब कसम से मेरा गेमिंग इंडस्ट्री से मतलब भरोसा ही उठ गया। मैं उस टाइम पे ना
हिमालय जाकर के बाबा बनने की सोच रहा था जिस टाइम पे ये सीन आया था। इस सीन में होता क्या है, प्रिंस फाइनली मलिक को ढूंढ लेता है और मलिक को बताता है कि तुम्हारे पास जो सील है और मेरे पास जो सील है उन्हें हम मर्ज करके इस आर्मी को ट्रैप कर सकते हैं। सेंसिबल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से उसे ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन मलिक बोलता है कि ये सील्स हमें जो हैं उन मॉन्स्टर्स से बचा रही हैं जिससे कि वो मॉन्स्टर्स हमें रेत में नहीं बदल पा रहे हैं। ठीक है, सेंसिबल बात है, हमने मान ली। लेकिन मलिक इस जगह बोलता है कि मैं चाहता हूँ अगर हमें इन सील्स को आपस में जोड़ना है तो हम खतरे से दूर रहें, हम एक दूसरे के सामने रहें जिससे कि हम इन सील्स को मिला सकें। अब मुझे एक बात बता चमन चूतिए कि तू आसपास देख सकता है कि क्या कोई मॉन्स्टर आ रहा है, वो सील को प्रिंस को फेंक दे या फिर प्रिंस अपनी सील को मलिक को फेंक दे, वो उसे मर्ज कर देगा। मतलब 2 सेकंड में ही तो वो राक्षस कहीं से नहीं आ जाएगा ना, और आ भी गया तो सील मर्ज होते ही सारा कुछ नॉर्मल हो ही जाना है। मतलब क्या, मतलब तुम्हें करीब जाकर ही क्यों सील को जोड़ना है, तुम्हें सील जोड़ना है या फिर अब मैं क्या ही बोलूं। मतलब ये थोड़ा सा ना नाजायज रिश्ते वाली बात हो जाएगी बस। और इस जगह मलिक की अखंड अखंड चूतियापंती वाली हरकत सामने आती है। मतलब एक होते हैं चूतिए, फिर होते हैं महाचूतिए, फिर होते हैं अखंड चूतिए, उसके बाद आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स और उसके बाद आता है ये मलिक। मतलब क्या यार, तू उस किले में खुद घूम रहा है, उस महल में खुद घूम रहा है और उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तूने ट्रैप्स को चालू कर दिया। तो मतलब इतने खतरनाक ट्रैप्स हैं, तुम नहीं मरोगे। और चल, तुझे अगर उन ट्रैप्स के बारे में पता भी है तो तेरा खुद का भाई उस किले में घूम रहा है, तेरे खुद के लोग हैं, तेरे खुद के सोल्जर्स उस किले में घूम रहे हैं। तू एक बार भी नहीं सोच रहा कि उन लोगों को भी हार्म हो सकता है। लेकिन ना, गेम डेवलपर्स और भाई साहब, इस गेम में जो ट्रैप्स हैं ना, वो क्लियरली उन मॉन्स्टर्स को या किसी भी बाहरी थ्रेट को ख़त्म करने के लिए कतई नहीं बनाए गए थे। जब तुम ये गेम खेलोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सारे ट्रैप्स केवल और केवल प्रिंस को मारने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ना, गेम डेवलपर्स सोचते हैं कि हम चूतिया हैं और वो जो दिखाएंगे हम वो देखेंगे और बिना सवाल उठाए आगे बढ़ लेंगे। अभी तक मैं यही कर रहा था, लेकिन अभी मैं सभी गेम्स के पिछवाड़े में डंडा करने वाला हूँ। ओके, थोड़ी देर बाद मलिक और प्रिंस फिर से मिलते हैं और मलिक जो है प्रिंस से इधर बोलता है कि आर्मी जो है गेट की तरफ बढ़ रही है, मैं उन्हें स्लो डाउन करता हूँ, तुम गेट को बंद कर दो। ठीक है, बात समझ में आती है। प्रिंस उससे पूछता है कि मैं दरवाज़ा कैसे बंद करूँ। मलिक बोलता है मुझे क्या पता। मतलब कोई सेंस बन रहा है इस बात का? अबे तू सालों से उस किले में रह रहा है और तू बाहर से आए हुए बंदे से, जैसे अभी आए हुए एक दिन क्या कुछ घंटे हुए हैं, और तू उससे उम्मीद कर रहा है कि वो किले का दरवाज़ा बंद करेगा, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के साथ। तू उस महल में रह रहा है, तू उस किले में रह रहा है, तुझे कैसे नहीं पता यार? अगर यही हरकत मेरे किसी दोस्त ने मेरे साथ की होती ना, कि किसी काम को करने के लिए कह रहा है लेकिन उसका तरीका नहीं बता रहा, जबकि मुझे उसके बारे में आइडिया तक नहीं है, भाई साहब कसम भोलेनाथ की, उसके खड़े खड़े पिछवाड़े में पंप लगा के हवा भर देता। फिर वो भले ही गाना गाता रहता, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। इधर मलिक जो है सभी मॉन्स्टर्स को मार करके धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा था, क्योंकि वो उनकी एनर्जी को अपने अंदर सोख रहा था। और प्रिंस को ये बात थोड़ी सी रियलाइज हो जाती है, क्योंकि प्रिंस भी उन मॉन्स्टर्स को जिनको वो मार रहा था अपने रास्ते में आने वालों को, उनसे वो भी पावर गेन कर रहा था। लेकिन समहाउ प्रिंस की जो सील थी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और मलिक की सील जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। उसका दिमाग जो है उन मॉन्स्टर्स के काबू में आता जा रहा था। इसी वजह से प्रिंस जब मलिक से फिर से मिलता है तो प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ, हम दोनों सील्स को फिर से मर्ज करेंगे, आर्मी को ट्रैप करेंगे। फिर से मेरा सेम सवाल, तुम आसपास देख करके एक दूसरे को सील फेंक करके उस सील को क्लोज क्यों नहीं कर देते? लेकिन ना, मैकेनिकल इंजीनियर से बड़े चूतिया तुम फिर कैसे बनोगे, मेरे को ये बताओ। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिंस को अकल आ जाती है और कहता है कि मुझे वो सील फेंक दो, मैं उसे मर्ज कर देता हूँ और आर्मी को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि मलिक अभी उन मॉन्स्टर्स के काबू में आता जा रहा था, तो मलिक उससे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुझे ताकत की भूख नहीं है तो तू अपना जो आधा पीस है तेरे सील का वो मुझे फेंक दे। प्रिंस सोचता है कि ये तो काबू में जाता जा रहा है, ये तो सील को रीयूनाइट करेगा नहीं, तो प्रिंस उसे देता नहीं। इधर इस बात पर मलिक गुस्सा हो जाता है और उसे सीधा देशद्रोही बोल देता है। मतलब यार, इतनी सी बात के लिए कौन सा कोई देशद्रोही बोलता है? सोचो,
मम्मी ने तुमसे बोला कि आधा किलो दूध लेके आ, तुमने बोला कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपने मना किया, तो आपको सीधा उठा करके घर से बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी जूते चप्पलों की सेवा पूजा के साथ। तो तुम्हें कैसा लगे? इतनी सी बात पे कौन तुम्हें देशद्रोही का टाइटल दे सकता है? लेकिन मलिक ने प्रिंस को दे दिया। इस सब झमेले के बाद प्रिंस जो है राजिया के पास जाता है और राजिया को सारी बात बताता है कि मलिक किसी तरह से उन मॉन्स्टर्स के काबू में आता जा रहा है। राजिया प्रिंस को बोलती है कि तुम्हारी सील का जो आधा टुकड़ा है वो तुम्हें किसी तरह से उनके काबू में जाने से बचा रहा है, लेकिन मलिक की जो सील है वो काम करने में नाकामयाब है। प्रिंस इधर बोलता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि मलिक उनके काबू में जा सकता है। राजिया बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम उस सील को अपने भाई से लेकर के जल्दी से जोड़ दोगे, लेकिन मैं फिर से यही बोलता हूँ, ये काम राजिया भी तो कर सकती थी, उसके पास तो इतनी पावर्स हैं यार। लेकिन ना गेम को भाई साहब, इन्हें जब तक 6 घंटे का ना बनाना हो ना तब तक इन्हें स्वाद नहीं आता। मतलब गेम डेवलपर्स को लंबा पसंद है। इधर आप थोड़ा सा गेम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रतास की मुलाकात फाइनली प्रिंस से हो चुकी है। और रतास के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी जो स्टोरी वीडियो है इस गेम की वो जा करके देखो। मैं क्लियरली इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला। तो रतास को आप जो है इस कहानी का मेन विलन मान लो, जो कि उस मॉन्स्टर्स की आर्मी का लीडर है। तो उसकी मुलाकात जो है अभी प्रिंस से होती है और वो प्रिंस को किंग सोलोमन समझ के, जो कि हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था, उसने रतास को पेल करके कैद किया था, वो प्रिंस को किंग सोलोमन समझता है। मतलब ये भी एक जिन है, रतास जो है एक जिन है। मतलब इसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इंसान इतना लंबा नहीं जीते। और क्या रतास ने आखिरी बार किंग सोलोमन को देखा नहीं था जब किंग सोलोमन ने साक्षात आकर के उसकी गांड में डंडा किया था? लेकिन ना, मतलब रतास को कुछ याद ही नहीं, वो प्रिंस को किंग सोलोमन समझ रहा है और उस पर हमला कर रहा है। केवल किस वजह से? सील के आधे टुकड़े की वजह से। शाबाश रतास यार, मतलब जिसके पास सील का टुकड़ा वो तेरा दुश्मन हुआ। इधर हम गेम में आगे देखते हैं कि प्रिंस के भाई पर भी जो है उस रतास नाम के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, क्योंकि आधा सील का हिस्सा उसके पास था। अभी मुझे एक बात बताओ कि ये मॉन्स्टर सच में दिमाग वाला था, ये असलियत में जिन था? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये दो लोगों को सेम टाइम पे सेम इंसान समझ रहा है, और उन दो लोगों में से किसी एक को नहीं, किसी हजारों साल पहले निपट चुके इंसान को वो इंसान समझ रहा है ये। मतलब कोई सेंस बन रहा है इस बात का? मतलब ये वही बात हो गई अभी कि मैं राजपाल यादव को सलमान और शाहरुख दोनों एक ही टाइम पे मानूं। अभी इधर हमें दिखाया जाता है कि मलिक और रतास आपस में बहुत घमासान लड़ रहे हैं और मलिक रतास से बराबर की टक्कर ले रहा है, लेकिन रतास निकला हरामखोर। उसने एक झापड़ में मलिक को मैदान के बाहर कर दिया। मतलब क्रिस गेल से भी लंबा छक्का रतास ने मारा था। इधर पहले भाई को छक्का मार के उड़ाने के बाद वो प्रिंस से लड़ता है, लेकिन प्रिंस रतास पे भारी पड़ जाता है और उसकी तलवार को नीचे गिरवा लेता है। लेकिन तभी पीछे से आते हैं हमारे मलिक भाई साहब, जिन्हें बना बनाया हलवा खाने में बहुत मजा आता है। मतलब प्रिंस ने रतास को अभी अभी पेला है, लेकिन ना उसे मतलब इतना सा इंतजार नहीं है कि प्रिंस खुद ही उस मॉन्स्टर को मार देगा। मलिक आता है और पीछे से उसके पीठ में तलवार घुसा देता है। और अभी क्योंकि मलिक सभी मॉन्स्टर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था, तो रतास की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में रतास को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि रतास को एक नया घर मिल जाता है, एक नया बंगला मिल जाता है, एक आलीशान जगह जिधर वो रह सके। और वो जगह होती है मलिक का शरीर। और इस जगह मलिक पागल होकर के रतास के काबू में होकर के सीधा दीवारों को तोड़ते हुए भाग जाता है। और इधर प्रिंस की हरकत देखो, वो मलिक को आवाज दे करके रोक रहा है। मतलब लिटरली अगर तुम्हारा खुद का भाई किसी मॉन्स्टर के काबू में होकर के भाग रहा है तो आप उसका पीछा करोगे, आवाज दे करके उसे बुलाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो आने वाला तो वैसे भी नहीं। इधर प्रिंस वापस से आकर के राजिया को बताता है कि वहां पर क्या कुछ हुआ, कि मलिक ने कैसे रतास को मार दिया है। लेकिन राजिया यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे भाई ने रतास की नहीं फाड़ी है, बल्कि रतास ने तुम्हारी बाई की चीर फाड़ के एक कर दी है। अब मालूम है कि राजिया ने इस तरीके से नहीं बोला था, लेकिन मतलब उसका यही था। ठीक है, ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंस यहाँ पर बोलता है कि मैं अपने भाई को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, क्योंकि राजिया बोल रही थी कि मलिक मारा जा चुका है। इस बात पर प्रिंस बोलता है कि
अब क्योंकि वो सील टूट चुकी है, क्योंकि जब मलिक ने रतास को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया था तो वो सील टूट चुकी थी। तो इसी बात पर प्रिंस राजिया से बोलता है कि मैं कोई और सील बना लूँगा। इस पर राजिया बोलती है कि वो जो परंपरा थी जिससे वो सील बनाई जा सकती थी वो हज़ारों साल पहले लुप्त हो चुकी है। अब मेरा यहाँ पर यह सवाल आता है। राजिया बोल रही थी कि इंसान जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी भुला देते हैं। ठीक है, चल हम चूतिए, तूने बोला हम गधे, हमारे अंदर दिमाग नहीं होता, लेकिन तू हज़ारों सालों से जिंदा है ना पगलेट लड़की, तुझे याद नहीं है? मतलब तेरे आगे वो सील बनाई गई थी, तुझे फिर भी याद नहीं है? और तू इंसानों से उम्मीद करती है कि वो हज़ारों साल बाद, इतनी सारी पीढ़ियां बदल जाने के बाद वो ये चीज़ याद रखेंगे कि किस आर्मी ने किससे हमला किया था, क्यों लड़े थे? वो कैसे याद रखेंगे जब उसका एक मतलब कोई सबूत तक नहीं है हमारे पास? बस कुछ कहानियाँ हैं, और कहानियाँ मतलब जितने लोग सुनाते हैं उतने ही लोगों के मुंह से वो थोड़ा थोड़ा बदलती जाती हैं। किसी ने बोला ना मेरे घर में से 1 उंगली के बराबर सांप निकला, तो अगर 10 गांव दूर वो बात सुनी जाएगी ना तो वो उस 1 उंगली के बराबर के सांप का एनाकोंडा बना देंगे। भाई साहब मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि जहाँ 1 उंगली का बताना शुरू करते हैं ना वो धीरे धीरे एक हाथ पहुंच जाता है, और एक हाथ से वो परफेक्टली एनाकोंडा बता देंगे उसे। तो यहाँ पर भाई साहब राजिया की बस यही बात समझ में नहीं आती कि वो कितनी बड़ी हिपोक्रेट है यार। मतलब खूबसूरती पूरी है, अकल 2 पैसे की नहीं है। यहाँ पर राजिया प्रिंस को बताती है कि तुम्हें एक पुरानी सिटी में जाना होगा जहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल तलवार मिलेगी जिसकी मदद से तुम रतास को हरा सकते हो, और अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो रतास को पेल सकते हो। और इधर हम देखते हैं कि मलिक जो है काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार करके फाइनली रतास में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन इस जगह भी मेरा एक सवाल है। मेरे को भाई साहब ये कपड़े चाहिए, मतलब किस मटेरियल से बने हैं कि इन्हें कितना भी खींचो ये फटते नहीं। अबे मलिक इतना छोटा सा था जब उसने ये कपड़े पहन रखे थे, अभी इतना बड़ा हो गया और अभी भी इसके कपड़े नहीं फटे। भाई साहब अगर ये कपड़े मुझे मिल जाए ना, मैं अभी मतलब बचपन का ही इन्हें पहनता, आज तक नहीं फटते यार। बेकार में कपड़ों का खर्च बढ़ गया मेरा। मैं बड़ा होता साथ में कपड़े बड़े हो जाते। और अभी हम गेम में आगे देखते हैं कि प्रिंस जो है थोड़ा सा आगे बढ़ करके उस मिस्टिकल सिटी तो नहीं बोलूँगा, उस सिटी में पहुंच चुका है जहां पर वो एक स्पेशल तलवार को राजिया बता रही थी वो वहां पर अवेलेबल है। और वहां पर राजिया जो है रतास के बारे में और अपने बारे में काफ़ी सारी जानकारी देती है कि रतास आखिर क्यों इंसानों का दुश्मन बना हुआ है और वो क्यों इंसानों की मदद कर रही है। और इस बात को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ये आखिर क्या झमेला था। अगर इस बारे में जानना है तो स्टोरी वीडियो देखो, मेरे चैनल पे पड़ी है। इतना गधा तो मैं भी नहीं हूँ कि वो स्टोरी इधर एक्सप्लेन कर दूँ और उस वीडियो के व्यूज़ घटा दूँ ना, जा करके उधर देखो। और फिलहाल हम इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। और इस सीन में देखो राजिया जो है प्रिंस को एक पवित्र जगह लेकर के आई है जहाँ पर के काफ़ी सारी मतलब मान्यताएं हैं पुराने ज़माने की कि ये जगह कितनी पवित्र है, गॉडली पावर्स हैं और जो भी कुछ है। और यहाँ पर जो है सैंड मॉन्स्टर्स राजिया पर और प्रिंस पर हमला कर देते हैं। और राजिया यहाँ पर गुस्से में बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। और इतना बोल करके भाई साहब हमारे दिल में उम्मीद दिखती है कि फाइनली हम राजिया को एक्शन में देखेंगे, वो एक एक करके इन कंकालों की बूंद फाड़ेगी। लेकिन ना, इतना बोलते ही वो वापस से पानी में मिल जाती है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? तुम गुस्से में बोलोगे कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई और तभी वहाँ से गायब हो जाओगे। मतलब ये तो वही बात हो गई, मुझे पकड़ लो वरना मैं गुस्से में से पीट दूंगा। और गेम में आगे चलने पर प्रिंस फाइनली उस तलवार को ढूंढ ही लेता है और उस तलवार को लेकर के वो राजिया के पास जाता है। राजिया अपना कुछ तंत्र मंत्र जादू विद्या करती है और उस तलवार में समा जाती है और प्रिंस को बताती है कि एक जिन को मारने के लिए दूसरी जिन की ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और अब क्योंकि मैं इस तलवार में समा चुकी हूँ तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को या यहाँ तक कि रतास को भी इजीली डिफीट कर सकते हो इस तलवार की मदद से। मेरा फिर से यही सवाल, अगर तू थोड़ी सी बुद्धि चला लेती, उस सील को खुद से रीयूनाइट कर देती तो ये नौबत ही नहीं आती। गेम में हम आगे देखते हैं कि प्रिंस जो है रतास से फाइनल फाइट करता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार रतास को हरा भी देता है। और जैसे ही प्रिंस रतास को मारता है उसका भाई भी
मरने के लिए तैयार ही लेटा हुआ होता है, क्योंकि रतास ने उसके शरीर में अभी जीने लायक कुछ नहीं छोड़ा था। मतलब लिटरली बहुत गंदे तरीके से बजाई थी। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ठरकी हो, लेकिन हाँ मतलब उसकी हालत ख़राब कर दी थी। बजाने का मतलब एक ही नहीं होता, समझ गए। सो इधर जो है स्टोरी गेम की ख़त्म हो जाती है और गेम भी ख़त्म हो जाता है, और फाइनली मतलब मैं बस मरते मरते बचा हूँ इस गेम की चूतिया पंक्तियों को देख करके, और ख़ास करके उस सीन को देख करके जहाँ पर प्रिंस और मलिक एक दूसरे के लिए अपने मेडेलियंस के उन सील्स के टुकड़ों को नहीं फेंकते हैं। मतलब क्या ही लॉजिक था वो। सो ठीक है भाई लोग यार, ये वाला वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी जिस चूतिया पंक्ति की मैं बात कर रहा था ना, वो इस गेम में तो हुई भी नहीं है। जो मैंने बाकी के और गेम्स को ख़त्म किया ना चैनल पे, उनमें तो भाई साहब वाह, मतलब क्या अखंड नशे हो रखे हैं। सो उन गेम्स की भी हम कह कर के लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे बताओ कि ये सीरीज़ को मैं कितना कंटिन्यू करूँ आगे, क्योंकि लिटरली मुझे तो बेइज्जती करने में बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है भाई लोग यार, ये वाला वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा किसी और गेम की स्टोरी वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशन की जो है अगली स्टोरी वीडियो आने वाली है। और या इस चैनल को अभी मैं ठीक से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम फ्रिक्वेंसी रख पा रहा हूँ इधर, लेकिन अभी थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। सो ठीक है भाई लोग यार, ये वाला वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय।